हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10th क्लास की हिंदी की बुक स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया 5वां चैप्टर पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस इसका अर्थ होता है पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु। पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जब वर्षा होती है तो वहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो कितना मनोरम दिखाई देता है, वो यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। और ये कविता लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो इस कविता में क्या बताया गया है, तो जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो छायावादी कवि हैं। तो प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की जो ये कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, इसमें प्रकृति का जो सौंदर्य है वो झलकता है। तो इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य और उसके प्रभाव का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है। तो पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा होती है तो पल पल में क्या होता है, कभी धुंध छा जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी वर्षा हो जाती है, कभी जो विशालकाय पर्वत होते हैं वो छुप जाते हैं, इतनी अधिक धुंध होती है। तो ये सारे जो दृश्य होते हैं किसी जादू के खेल की भांति दिखाई देते हैं। तो ये दृश्य जादू के खेल की भांति पल पल में परिवर्तित होते हैं। तो पर्वत, तालाब, झरने, इन सबको यहाँ पर मानवीय रूप में दिखाया गया है। तो पर्वत, तालाब, झरने आदि पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया गया है। विशालकाय पर्वत जो है वो तालाब में अपना प्रतिबिंब निहारता है, अपने आप को देखता है। तो ये कवि की कल्पना है यहाँ पर कि जो पर्वत है वो क्या कर रहा है, तालाब में अपना प्रतिबिंब देख रहा है, अपनी परछाई देख रहा है। तो नीचे तालाब है पर्वतों के, तो उनकी परछाई दिखाई दे रही है। तो जो कवि हैं वो कल्पना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि विशालकाय जो पर्वत है नीचे बहते हुए तालाब में अपनी परछाई देख रहा है, अपना प्रतिबिंब देख रहा है। और जो झरने हैं वो झरझर करके बह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हों। तो झरने झागों के रूप में अनोखी छटा उपस्थित करते हैं। तो ये सब जो दृश्य हैं वो जादू के खेल की भांति प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य को दर्शाया गया है। प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना यहाँ पर जो कवि हैं उनका उद्देश्य है। तो प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना कवि का उद्देश्य रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में उन्होंने क्या कहा है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो पहले हम लिखेंगे प्रसंग और संदर्भ कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के पर्वत प्रदेश में पावस नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु में पहाड़ों की मनोरम दृश्यावली का वर्णन किया है, या इन पंक्तियों में कवि ने पर्वतीय प्रदेश में होने वाली वर्षा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। तो पर्वत प्रदेश में कौन सी ऋतु थी, पावस ऋतु, वर्षा की ऋतु थी। तो इस काव्यांश में वर्षा ऋतु में पहाड़ों की मनोरम दृश्यावली का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा की ऋतु थी। तो क्या हो रहा था वर्षा की ऋतु में, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो प्रकृति का जो सौंदर्य था, रूप था, वो पल पल में परिवर्तित हो रहा था। प्रकृति के प्रतिपल बदलते रूप सौंदर्य का यहाँ पर बहुत ही मनोरम अंकन किया गया है, चित्रण किया गया है। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा की ऋतु थी और पल पल में जो प्रकृति का सौंदर्य था वो अपना रूप बदल रहा था। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। तो मेखलाकार, मेखलाकार मतलब मेखला के आकार का। मेखलाकार कहते हैं, मेखला किसे कहते हैं, करधनी।
जो महिलाएं होती हैं अपनी कमर में पहनती हैं। तो पर्वतीय जो इलाके होते हैं उसमें क्या होता है, चारों तरफ पर्वत होते हैं, बीच में खाली मैदान होता है। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने क्या कल्पना की है, जो पर्वत है वो मेखला के आकार का है, करधनी के आकार का है, जो मैदान है वो महिला की कमर है। तो जो पर्वत है वो मेखला के आकार का है, विशाल पर्वत है, वो फैला हुआ है मेखला के आकार में और अपने सहस्रदृग सुमन फाड़। तो जो पर्वत है उस पर क्या है, फूल खिले हुए हैं। तो जो कवि हैं वो यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो पर्वत है विशाल आकार, मेखला के आकार का, करधनी के आकार का, वो अपने हजारों सुमन रूपी मतलब पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़ फाड़ कर क्या कर रहा है, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। वो अपने नीचे बहते हुए जल में अपने महान आकार को क्या कर रहा है, बार बार अवलोक रहा है, बार बार देख रहा है। तो जो पर्वत है मेखला के आकार का, करधनी के आकार का, वो अपने पुष्प रूपी नेत्रों से नीचे बहते हुए जल में अपने महान आकार को बार बार देख रहा है, अपनी जो प्रतिबिंब है, अपना जो परछाई है उसको निहार रहा है। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो जो ये तालाब है वो कैसे बना, वो पर्वतों के चरणों में जो ये तालाब है वो बना है। तो पर्वतों के चरणों में ये तालाब बना है, लेकिन आज ये दर्पण के समान विशाल रूप लेकर फैला हुआ है। तो आज ये दर्पण के समान दिखाई दे रहा है, शीशे के समान दिखाई दे रहा है। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, पर्वत प्रदेश में, पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा की ऋतु थी और वहाँ पर इस वर्षा की ऋतु में जो प्राकृतिक रूप था, सौंदर्य था, वो हर पल हर क्षण परिवर्तित हो रहा था। तो मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्रदृग सुमन फाड़। तो ये जो अपार मतलब जो ये विशाल पर्वत था, मेखला के आकार का, करधनी के आकार का, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो अपने हजारों पुष्प रूपी आँखों से नीचे बहते हुए जल में अपना महान आकार निहार रहा हो, अपना प्रतिबिंब देख रहा हो। और जो ये तालाब है वो इसके चरणों में ही पला है, यहीं पर ये बना है, लेकिन आज ये शीशे के समान विशाल आकार लेकर फैला हुआ है। आज ये प्रतिबिंब जो है, पहाड़ जो है अपना प्रतिबिंब देख रहा है इस तालाब में, और जो ये तालाब है वो शीशे के समान प्रतीत हो रहा है। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली जो वर्षा है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे, यहाँ प्रकृति का सुंदर मानवीकरण किया गया है। पर्वत का दृग फाड़ कर देखना क्या है, एक मानवीय क्रिया है। तो जो पर्वत है वो अपने पुष्प रूपी आँखों से क्या कर रहे हैं, अपना जो प्रतिबिंब है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने पुष्प हैं उनको पर्वतों की आंखें माना है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल है, सरस है, प्रभावकारी है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और भाषा में संगीतात्मकता है, लयात्मकता है और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। पर्वत प्रदेश में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि पर्वत प्रदेश में जो पा वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हुई है। तो जो पा वर्ण है वो पर्वत में भी आया है और प्रदेश में भी आया है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दृग सुमन में क्या है, रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो पुष्प हैं उनको क्या माना गया है, आंखें मान लिया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर आगे कवि कहते हैं, गिर का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर।
तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कवि ने इन पंक्तियों में पर्वतों से बहते झरनों और ऊंचे वृक्षों के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो कवि क्या कहते हैं, गिर का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि पर्वतों से जो झरने बहते हैं वो कैसे हैं, झाग भरे हुए हैं और मोती की जैसे लड़ियाँ होती हैं उसके समान सुंदर प्रतीत होते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाले जो झरने हैं जब झरझर करते हुए बहते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो गिर का गौरव गाकर झरझर, कि वो गिर माने पर्वतों का, तो गिर माने पर्वत कि जो झरने हैं वो पर्वतों का गौरव गान कर रहे हों। तो पर्वतों से बहने वाले जो झरने हैं जब आवाज़ करके झरझर झरझर बहते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो पर्वतों का गौरव गान कर रहे हों। तो उनकी जो आवाज़ है उससे क्या होता है, मद में नस नस उत्तेजित कर, नस नस में उत्तेजना भर जाती है। तो उनकी आवाज़ से नस नस में उत्तेजना भर जाती है, अलग तरह की जो मादकता है वो भर जाती है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो ये जो झाग भरे झरने हैं जब ये बहुत तेज़ी से बहते हैं तो ये झाग का रूप ले लेते हैं, झाग जैसे बन जाते हैं। तो ये जो झाग भरे झरने हैं जब बहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मोती की लड़ियाँ हों। तो मोती के समान ये प्रतीत होते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक जो कवि हैं वो क्या बता रहे हैं कि जो ये झरने हैं जब मधुर ध्वनि करते हुए बहते हैं तो ऐसा लगता है मानो पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हों। पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने ऐसे सुंदर लगते हैं मानो ये मोतियों की लड़ियाँ हों। इनके स्वरों से नस नस में उत्तेजना भर जाती है। तो इनका सौंदर्य जो है बहुत अधिक मादक है, इनका सौंदर्य उत्तेजित करने वाला है। इसकी जो आवाज़ है उसको सुनकर तन मन में उल्लास, उमंग और स्फूर्ति का संचार हो जाता है। आगे कवि कहते हैं, गिरवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कल्पना कर रहे हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है, पर्वतों पर बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष उगे हुए होते हैं। तो जो कवि है उनकी क्या कल्पना है यहाँ पर कि पर्वत की छाती पर, उर माने हृदय, छाती, तो गिरवर कहते हैं पर्वत को, पर्वत की छाती पर ऊंचे जो वृक्ष हैं वो किसके समान प्रतीत हो रहे हैं, मन में उठी ऊंची आकांक्षाओं के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पर्वत पे जो ये वृक्ष उगे हुए हैं, पर्वत के हृदय पर, पर्वत की छाती पर जो ये वृक्ष उगे हुए हैं वो मनुष्यों के मन में उठने वाली ऊंची ऊंची आकांक्षाओं के समान हों। तो जो कवि हैं वो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, जैसे हमारे हृदय में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं होती, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसी तरह जो पर्वत है उस पर जब ये वृक्षों को हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, जो कवि हैं उनकी कल्पना है कि ये जो वृक्ष हैं बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कि मन में उठी ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं हों, आकांक्षाएं हों। है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, बिना पल के झपकाए, अटल और चिंतित खड़े हैं। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो यहाँ पर पर्वतों से बहते हुए झरनों और ऊंचे वृक्षों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो झरने हैं मधुर ध्वनि करते हुए मानो पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने ऐसे सुंदर प्रतीत होते हैं मानो ये मोतियों की लड़ियाँ हो। इनके स्वरों से नस नस में उत्तेजना भर जाती है। इनका सौंदर्य जो है बहुत अधिक मादक है, इनका सौंदर्य उत्तेजित करने वाला है, इनका सौंदर्य तन मन में उल्लास, उमंग और स्फूर्ति का संचार करने वाला है।
तो प्रकृति के इस सौंदर्य दृश्य से तन मन रोमांचित हो उठता है। पर्वत की छाती पर ऊंचे वृक्ष मन में उठी ऊंची आकांक्षाओं के समान हैं। ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल और कुछ चिंतित खड़े हैं। शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे, यहाँ प्रकृति का सुंदर मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण कहते हैं जो चीज़ मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है, उसको भी मानव की तरह दिखाया जाए। तो कोई चीज़ निर्जीव है उसको भी हम सजीव बना दें, उसको हम कहते हैं मानवीकरण। तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, सरस है, प्रभावकारी है, सब में एक सही लिखेंगे। संस्कृतनिष्ठ शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और भाषा में संगीतात्मकता है, लयात्मकता है, शब्द चयन है, बहुत ही भावों के अनुकूल है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, कवि की कल्पना में नवीनता झलकती है और यहाँ पर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जैसे मोतियों से सुंदर और उच्च आकांक्षाओं से तरवर। तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। तो जहाँ पर भी बताया था आपको कि सा, सी से इस तरह के शब्द आते हैं, वहाँ पर आप उपमा अलंकार लिख देना। और नीरव नभ और गिर का गौरव गाकर, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। नीरव नभ में ना जो वर्ण है वो बार बार आया है, गौरव गाकर में गा जो वर्ण है वो बार बार आया है। निर्झर तथा गिर में क्या है, चेतना का आरोप होने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। निर्झर जो झरने हैं और गिर मतलब जो पर्वत है, उसमें क्या किया गया है, चेतना का आरोप लगाया गया है। उस पर ये दिखाया गया है कि यहाँ पर ये चीज़ कैसी है, सजीव है, कि पर्वतों के अंदर क्या हो रहा है, ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं हैं। वो पर्वतों पर जो वृक्ष उगे हुए हैं वो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, पर्वतों के हृदय से निकली हुई महत्वाकांक्षाएं हैं। तो जो झरने हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो पर्वतों का गौरव गान कर रहे हों। तो जो झरने हैं और जो पर्वत है उस पर चेतना का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकारों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, स्वशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में बिचर बिचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पर्वतीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्या व्याख्या होगी। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर। तो जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि जो भूधर है, जो पहाड़ है, वो अचानक ही उड़ गया हो। कैसे, फड़का अपार पारत के पर, जैसे कि वो पारत कहते हैं बादलों को, जैसे कि वो बादल रूपी पंख लगाकर अचानक ही उड़ गया हो। तो पारे के समान सफ़ेद चमकीले बादल रूपी पंख लगाकर जो पहाड़ है वो अचानक उड़ गया हो, वर्षा ऋतु में ऐसा प्रतीत होता है। तो क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो बादल होते हैं वो बहुत अधिक नीचे आ जाते हैं, इतने नीचे आ जाते हैं कि आप उनको छू भी सकते हैं। तो जो पंख हैं वो किसके हैं, बादलों के पंख हैं यहाँ पर। तो जो कवि हैं वो यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि जो वर्षा ऋतु होती है उसमें क्या होता है, जब वर्षा ऋतु होती है उसमें बादल इतने अधिक नीचे आ जाते हैं। तो जो बादल हैं वो इतने नीचे आते हैं कि जो पर्वत है वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो पर्वत है वो बादलों के सफ़ेद चमकीले पंख लगाकर आसमान में उड़ गया हो। स्वशेष रह गए हैं निर्जल। तो पर्वत तो दिखाई देता नहीं, ना ही कुछ और चीज़ दिखाई देती है, केवल हमें जो झरने होते हैं उनका ही स्वर सुनाई देता है। तो स्वशेष रह गए हैं निर्जल, केवल झरनों की आवाज़ ही शेष रह गई है
है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो इतने अधिक नीचे आ जाते हैं बादल, तो ऐसा लगता है जैसे कि आसमान ही ज़मीन पर आ गया हो। जो आकाश है, आसमान है, अंबर मतलब आकाश है, वो भू माने पृथ्वी पर, तो भू माने पृथ्वी, तो जो आकाश है वो ज़मीन पर आ गया हो, गिर गया हो, टूट कर नीचे गिर गया हो। धस गए धरा में सभे शाल। तो जो शाल के वृक्ष हैं वहाँ पर इतनी अधिक धुंध हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता, तो जो शाल के वृक्ष हैं ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि डर के मारे वो ज़मीन के अंदर धंस गए हो। ऐसा नहीं है कि शाल के वृक्ष वास्तव में धंसे हों, लेकिन जो इतनी अधिक धुंध छाई होती है तो जो कवि हैं वो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो शाल के वृक्ष हैं वो डर के मारे ज़मीन के अंदर धंस गए हो। यूँ जलद यान में उठ रहा धुआं जल गया ताल। तो वहाँ पर क्या है, वर्षा ऋतु है और वहाँ पर बहुत अधिक धुंध छाई हुई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि धुआं उठ रहा हो और तालाब में आग लग गई हो, तालाब से धुआं निकल रहा हो। यूँ जलद यान में बिछर बिछर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जलद यान किसको कहते हैं, बादल रूपी यान मतलब विमान। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो इंद्र है, मानो इंद्र भी अपनी जादूगरी, इंद्रजाल मतलब जादूगरी अद्भुत खेल दिखाता हुआ इधर उधर घूम रहा हो, किस पर बैठकर, जलद यान में, बादल रूपी यान में। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बादल रूपी यान में इंद्र भी अपना जादूगरी का खेल दिखाता हुआ इधर उधर घूम रहा हो। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जब वर्षा की ऋतु होती है तो अचानक ही बादल नीचे आ जाते हैं और जो पर्वत है वो पूरा ढक जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अचानक जो पर्वत है वो बादल रूपी सफ़ेद पारे के समान चमकीले पंख लगाकर उड़ गया हो। तो सब तरफ धुंध छाई हुई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, केवल झरनों का जो स्वर है, झरनों की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है, वही शेष रह गई है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आसमान है वो ज़मीन पर आकर गिर गया हो, टूट गया हो, ज़मीन पर आ गया हो। और जो शाल के वृक्ष हैं वो डर के मारे ज़मीन के अंदर धंस गए हों। चारों तरफ धुंध ही धुंध है, शाल के वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे। तो जो कवि हैं वो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो शाल के वृक्ष हैं वो बहुत अधिक डर गए हों और भय के कारण उन्होंने अपने आप को ज़मीन के अंदर छुपा लिया हो, ज़मीन में धंस गए हों। चारों तरफ धुंध छाई हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तालाब में आग लग गई हो, उसमें से धुआं निकल रहा हो। और जो इंद्र भगवान हैं वो बादल रूपी विमान में बैठकर अपना जादू भरा जो खेल है वो दिखाते हुए इधर उधर घूम रहे हो। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जब वहाँ पर वर्षा की ऋतु होती है तो वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कितना अद्भुत लगता है, कितना अनोखा लगता है। यही सब जो बातें हैं वो कवि ने यहाँ पर बताई हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और उन्होंने जो वर्णन किया है बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम वहाँ पर सब कुछ देख रहे हों, वहीं पर हम उपस्थित हों। तो बच्चों आप इस कविता को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।